हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट मिस्टेक ऑफ लॉ। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, जो कि अंडर है सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ जो हम लोग पढ़े थे वो था सेक्शन 21 के अंदर। उसमें हम लोगों ने मैक्सिम पढ़ा था, इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। और इसमें हम लोगों को देखना है मैक्सिम इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट। इसका मैक्सिम ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इग्नोरेंस करता है फैक्ट का तो वो एक्सक्यूज हो सकता है और उसे अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि सेक्शन 20 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइड, उसे वॉइड किया जा सकता है व्हेन बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। जहां पे दोनों पार्टीज कोई मिस्टेक कर देती हैं एग्रीमेंट को लेकर के, लेकिन कैसा मिस्टेक, मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के मिस्टेक कर देती हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को या ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड किया जा सकता है। यही ये मैगजीन कहता है, इग्नोरेंसिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, सेक्शन 20 में जो कि कह रहा है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, बायलैटरल मिस्टेक होता है और यूनिलैटरल मिस्टेक होता है। बायलैटरल मिस्टेक अंडर सेक्शन 20 बात करता है, यूनिलैटरल मिस्टेक अंडर सेक्शन 22 बात करता है। बायलैटरल मिस्टेक मीन्स वेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक। जब दोनों पार्टीज मिस्टेक करती हैं तो उसे माना जाएगा बायलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक व्हेन सिंगल पार्टी कोई मिस्टेक करती है तो उसे माना जाएगा यूनिलैटरल मिस्टेक। जब कोई वन पार्टी कोई मिस्टेक करती है तो उसे माना जाएगा यूनिलैटरल मिस्टेक। तो सिंगल पर्सन अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई एक व्यक्ति वन पार्टी कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसे यूनिलैटरल। बायलैटरल व्हेन बोथ पार्टीज करती है कोई मिस्टेक तो उसे बायलैटरल मिस्टेक कहा जाएगा। एक केस देखते हैं जो अच्छे से समझाएगा कैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर किया जाता है। केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मायर हंस जॉर्ज का। इसमें हुआ था, ए इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ही इज ऑर्डर टू अरेस्ट वाई। ए अरेस्ट जेड बाय मिस्टेक एज ही बिलीव्स Z is Y. Here, A in bona fide intention as a defense in a mistake of fact. A जो है ये ऑफिसर है A, इसे बोला गया था कि तुम्हें अरेस्ट करके लेके आना है Y को, ये Y पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये जो A है ये गलती से बाय मिस्टेक, इंटेंशनली नहीं था, बोनाफाइड इंटेंशन था। बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशन, कोई गलत इंटेंशन इसका नहीं था इस ऑफिसर का। वो बाय मिस्टेक Z को अरेस्ट कर लेता है A की जगह, ये Z था, इसे अरेस्ट कर लेता है ये समझ के कि यही वाई है। तो ये जो मिस्टेक है इसे माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इसे एज ए एक्सक्यूज एज ए डिफेंस यूज किया जा सकता है। तो इस केस से ये समझ में आ गया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस तरह से मिस्टेक ऑफ लॉ से डिफरेंट है। बाइलेटरल मिस्टेक हम लोगों ने देखा, दो तरह के मिस्टेक्स को हम लोगों ने देखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, बाइलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक में। बाइलेटरल मिस्टेक जो होता है वो दो तरीके का होता है, कॉमन मिस्टेक होता है और म्यूचुअल मिस्टेक होता है। कॉमन मिस्टेक में बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, उसी तरह म्यूचुअल मिस्टेक में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं। पहले हम एक चार्ट बना के इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे कौन सा मिस्टेक किसके अंदर आता है। तो हम लोगों ने अभी तक देख रखा है ये मिस्टेक है। मिस्टेक के अंदर दो तरह के मिस्टेक हो सकते हैं। कौन से मिस्टेक हो सकते हैं? एक हो सकता है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये दो तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक जाना। मिस्टेक ऑफ लॉ में हम लोगों ने देखा इसके दो एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखे। इसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं? पहला, अगर कोई फॉरेन लॉ को लेके मिस्टेक होता है तो उसे कंसीडर किया जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और सेकेंड क्या था, अगर कोई प्राइवेट राइट को लेके मिस्टेक होता है तो उसे भी माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम लोग को जानना ये है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के। अभी हम लोगों ने देखा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, बाइलेटरल मिस्टेक एंड यूनिलेटरल मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दो टाइप्स, बाइलेटरल मिस्टेक एंड सेकेंड इज यूनिलेटरल मिस्टेक, ठीक है। बाइलेटरल मिस्टेक के दो टाइप्स अब हम लोग देखेंगे। वो कौन सा है बाइलेटरल मिस्टेक? एक मिनट, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था हमें, एक मिनट।
तो हम लोगों ने देखा ये बाइलेटरल मिस्टेक हो सकता है और यूनिलेटरल मिस्टेक हो सकता है। बाइलेटरल मिस्टेक मतलब जब दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हो, और यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब कोई सिंगल पार्टी मिस्टेक कर रही हो। बाइलेटरल मिस्टेक में इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं हम लोग को अभी देख करके आ रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक और म्यूचुअल मिस्टेक। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं ये। अब इसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जहां से ये दोनों डिफर करते हैं, कॉमन एंड म्यूचुअल। तो ये चार्ट जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मिस्टेक किसके अंदर आ रहा है। मिस्टेक दो तरह के, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर एक्सेप्शंस है, कौन से, फॉरेन लॉज और प्राइवेट राइट। अगर किसी का कोई फॉरेन लॉ को लेकर मिस्टेक करता है या प्राइवेट राइट को लेकर मिस्टेक करता है तो उसे माना जाएगा एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर दो तरह के होते हैं, बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल में दो है, कॉमन मिस्टेक एंड म्यूचुअल मिस्टेक। अब इसके आगे हम लोग को देखना है ये कॉमन मिस्टेक और म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है। तो कॉमन मिस्टेक में पहला है रेस एक्सटिंक्टा। अब ये रेस एक्सटिंक्टा, ये वर्ड अगर आ जाए तो सोच में पड़ जाएगा इंसान कि ये रेस एक्सटिंक्टा है क्या। अगर इसको कोई नहीं पढ़ा है तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये रेस एक्सटिंक्टा क्या है। इसलिए ये जो टर्म्स हैं, जितने भी लीगल मैगजीम्स के टर्म्स हैं, इसका हम लोग एक अलग से, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर लीगल मैगजीम के टर्म्स आएंगे उसका एक अलग से चार्ट बनाएंगे और उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेस एक्सटिंक्टा क्या है? when both parties enter a contract believing the subject matter exists but it doesn't। जहां पे दोनों पार्टी ये बिलीव कर रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट कर रहा है पर असलियत में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रेस एक्सटिंक्ट हो चुका है। जहां पे दोनों पार्टी ये बिलीव कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर ये कोई प्लॉट है इसके ऊपर वो एग्रीमेंट कर रहे हैं और इनका बिलीव, दोनों ही पार्टी का ये बिलीव है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये प्लॉट यहाँ पे धरती पर है, बट असलियत में ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं, ऐसा कोई प्लॉट नहीं है, ये गलत है, तो इसे माना जाएगा ये रेस एक्सटिंक्टा हो रहा है। इसका एक केस है स्कॉट वर्सेस कल्सन का 1903 का। ये सारे जो केसेस हम आपको बताते हुए चल रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट केस है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस बोथ पार्ट is believed person whose life was to be insured was living when in fact he was dead। कॉमन मिस्टेक, इसे माना जाएगा कि ये कॉमन मिस्टेक हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे बोथ पार्टीज है, नॉट पार्ट, ये मिस्टेक हो गया है, ये भी मिस्टेक है एक तरह से। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, स्कॉट वर्सेस कल्सन के केस में जब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो दोनों ही पार्टीज को ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति जीवित है, बट एक्चुअली वो व्यक्ति मर चुका था, ही वॉज डेड। उन दोनों का बिलीव ये था कि जिसको लेकर के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, वो व्यक्ति जीवित है, बट असलियत में वो व्यक्ति डेड हो गया था, मर गया था। तो इसको माना जाएगा ये एक तरह से क्या है, कॉमन मिस्टेक है। सेकेंड है, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, रेस एक्सटिंक्टा। सेकेंड है रेस सुआ। रेस सुआ क्या होता है, वंस ओन प्रॉपर्टी इन लैटिन। इसका मतलब होता है रेस सुआ का कि खुद की प्रॉपर्टी, इन लैटिन का ये लैटिन वर्ड है। इट रेफर्स टू थिंग्स दैट बिलोंग्स टू पर्सन एंड आर नॉट ओन्ड बाय समवन एल्स। इसमें इसको हम केस से समझेंगे, कूपर वर्सेस फिप्स का, इसको हम लोग ऑलरेडी इस केस को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेस सुआ से कैसे रिलेटेड है ये देखेंगे। दिस केस कंसर्न रेस सुआ एंड इट वाज मिस्टेक एज द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। टाइटल को लेके मिस्टेक था। आपको पता होगा टाइटल ओनरशिप दोनों ही डिफरेंट थिंग होता है। Mr. Cooper was already the beneficial owner of the salmon fishery and there couldn't be a lease. It was held that such an agreement would be set aside due to common mistake by both the parties as to ownership। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो चाचा भतीजा वाला केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो नेफ्यू वाला, जहाँ पे फिशरी थी, भतीजे को ऐसा लगा कि हमको आगे रिन्यू कराना चाहिए रिलीज को। जब वो कराने जाता है तो उसे पता चलता है कि ऑलरेडी उन्होंने मरने से पहले मेरे को वो लीज दे दिया था, मेरे नाम पे लीज करके गए थे ऑलरेडी वो। तो इसे माना जाता है एज अ कॉमन मिस्टेक। क्या, किस बात को लेके मिस्टेक था, रिलेटेड टू ओनरशिप, प्रॉपर्टी के ओनरशिप पे लेकर के।
ये मिस्टेक हुआ था, जहां पे दोनों पार्टी अंडर मिस्टेक थी। तो ये रेसुआ के अंदर इसलिए आया क्योंकि ओनरशिप को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ओनरशिप को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई मिस्टेक है, तो वो रेसुआ के अंदर आएगा। ठीक है, कूपर वर्सेस फिप्स का केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिस्टेक एज टू क्वालिटी, अगर किसी क्वालिटी को लेके मिस्टेक होता है, क्वालिटी डजंट रेंडर जनरली अ कॉन्ट्रैक्ट वाइड, जनरली क्वालिटी की वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, लीव वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज 1950 का केस था। इसमें ये होता है, द प्लेंटिफ परचेज्ड अ पिक्चर फ्रॉम द डिफेंडेंट्स who represent that it was painted by the artist जे कॉन्स्टेबल। ये आर्टिस्ट का नाम है जे कॉन्स्टेबल, ये कोई कॉन्स्टेबल की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये आर्टिस्ट का नाम था कॉन्स्टेबल। ठीक है, तो 5 साल बाद जब वो बेचने जाता है, द प्लेंटिफ ट्राइड टू सेल द पेंटिंग एट एन ऑक्शन हाउस एंड वाज टोल्ड इट had not been painted by the artist he had been told previously. He subsequently returned the painting to the defendant who retained it for the inspection. The court found that the mistake that was made regarding the painter of the art was fundamental, but it wasn't severe enough to make a contract void. On this basis, the plaintiff claim failed. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी क्वालिटी को लेके मिस्टेक होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया जाता। सेम इस केस में भी यही हुआ था। एक व्यक्ति जो था, इसमें सिंपल लैंग्वेज हम आपको बताते हैं, ये कोई एक व्यक्ति था, ये ऑक्शन में जाता है, ये ऑक्शन करा रहा था, ये ए है, ये ऑक्शन में जाता है और कहता है कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, और इस ऑक्शन में से ये बताया जाता है कि ये जे कॉन्स्टेबल ने पेंटिंग बनाई है। अब देखिए टाइम पीरियड काफी लंबा बीत गया, 5 साल बाद, 5 साल बीत गए, 5 years लेटर, ये ए जो है इसे ये सोचता है कि मैं जाता हूँ, जो पेंटिंग मैं खरीद के लेके आया हूँ उसे मैं सेल करता हूँ। 5 साल बाद ये जब जाता है सेल करने के लिए, तो इसे ये पता चलता है कि ये पेंटिंग जो थी ये नकली पेंटिंग थी, ये जे कॉन्स्टेबल ने नहीं बनाई थी। अब वो कोर्ट जाता है इस ऑक्शनर को लेकर के कि तुमने गलत हमें सेल किया, तो इसको वॉइड नहीं माना जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा मिस्टेक रहता है, इतना सीवियर नहीं होता है ये मिस्टेक कि इस बेसिस पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए। देखिए यहाँ से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी ऑक्शन कर रहा है, ये जो भी ऑक्शन कर रहा है पर्सन, ये मान लो बी ऑक्शन कर रहा है, इसे भी नहीं पता था कि जो पेंटिंग है ये जे कॉन्स्टेबल ने बनाई है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन मिस्टेक को, जहाँ पे दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं। तो ना यहाँ पे ए को पता था और ना ही यहाँ पे बी को पता था कि ये जो पेंटिंग किसने बनाई है। तो अगर ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो ये सीवियर इतना नहीं है कि इस बेसिस पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए। हाँ, ये सीवियर होता अगर 5 साल नहीं बीते होते, अगर ये 5 साल नहीं बीते होते तो ये सीवियर होता। 5 साल बीत गए इस पेंटिंग को खरीदे, तो काफी लंबे समय बीत गया। अगर कुछ महीने या कुछ दिन के अंदर ही से पता चल जाता तो मे बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जा सकता था, लेकिन काफी लंबा समय बीत गया इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं किया गया। केवल ये लंबा समय वाली बात ही नहीं है, ये पीटी ऑफेंस है, पीटी मिस्टेक था, छोटा मोटा मिस्टेक था, इतना सीवियर नहीं था कि इस बेसिस पे किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल मिस्टेक के बारे में कि म्यूचुअल मिस्टेक क्या होता है। It occurs when the parties to a contract are both mistaken about the same material fact within their contract. दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं किस चीज को लेकर के, मटेरियल फैक्ट को लेकर के दोनों ही पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं। दे आर एट क्रॉस पर्पसेस, देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड्स बट पार्टीज आर मिस्टेकिंग। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड तो हो रहा है पर मटेरियल फैक्ट डिफरेंट है, मतलब सेम थिंग तो नहीं है पर सेम सेंस है, सेम थिंग नहीं है लेकिन सेम सेंस है, तो उसे माना जाएगा म्यूचुअल मिस्टेक। यहाँ पे इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, सेम थिंग नॉट प्रेजेंट बट इन सेम सेंस। सेम सेंस है लेकिन सेम थिंग नहीं है। ठीक है, मटेरियल फैक्ट अलग है, मिस्टेक कर रहे हैं मटेरियल फैक्ट को लेकर के। केस है रैफल्स वर्सेस विसेलहॉर्स का 1864 का। द प्लेंटिफ सोल्ड कॉटन टू डिफेंडेंट टू बी शिप्ड फ्रॉम बॉम्बे ऑन अ शिप पियरलेस। एक शिप था जिसका नाम पियरलेस था, उसको लेकर के ये मिस्टेक होता है। क्या होता है, हाउ एवर देयर वर 2 शिप्स नेम पियरलेस, वहां पे 2 शिप्स रहते हैं जिसका नाम पियरलेस रहता है।
वन शेड्यूल टू डिपार्ट इन अक्टूबर, एक जो रहता है वो अक्टूबर में जाने वाला रहता है और दूसरा जो शिप रहता है वो दिसंबर में जाने वाला रहता है। प्लेंटिफ इंटेंडेड द दिसंबर शिप बट डिफेंडेंट एक्सपेक्टेड द अक्टूबर शिप। दोनों का ही शिप का नाम पियरलेस रहता है। एक जो व्यक्ति है, एक जो प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये जो शिप है ये जाएगा दिसंबर में या अक्टूबर में। इनको लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। कॉटन का सेल करना रहता है पार्टीज को और शिप को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इन्फोर्सिएबल बिकॉज देयर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं था, यहाँ पे लैक ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड था, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को किया जाता है वॉइड, बिकॉज यहाँ पे नो मीटिंग ऑफ माइंड, नॉट इन्फोर्सिएबल, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता है। अच्छा, मीटिंग ऑफ माइंड भी यहाँ पे अगर अगर हम ये कह दे मीटिंग ऑफ माइंड तो दोनों का था एक ही बात कि इनको पियरलेस शिप को ही सेल करना है या पियरलेस शिप से ही भेजना है जो भी कॉटन है सोल्ड करना है कॉटन को। लेकिन कंफ्यूजन थिंग को लेकर हो जाता है यहाँ पे। किस थिंग को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो शिप है ये दिसंबर में जाएगी या अक्टूबर में जाएगी दूसरी शिप। शिप को लेकर, थिंग को लेकर के, सामान को लेकर के, मटेरियल फैक्ट को लेकर के जो यहाँ मिस्टेक होता है, इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं हो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बाइलेटरल मिस्टेक्स के बारे में। इसमें हम लोगों ने बाइलेटरल मिस्टेक में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर किए। पहला रेस एक्सटिंक्टा का कॉमन मिस्टेक में, दूसरा रेस सुआ का, और तीसरा मिस्टेक एज टू क्वालिटी, क्वालिटी को लेकर जो मिस्टेक होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा म्यूचुअल मिस्टेक के अंदर म्यूचुअल मिस्टेक क्या हो रहा है, सेम थिंग प्रेजेंट नहीं है, मटेरियल फैक्ट को लेकर कोई मिस्टेक हो रहा है। जैसे सिप में हुआ, इस सिप में मटेरियल फैक्ट को लेकर मिस्टेक हुआ, पर सेंस सेम था, दोनों को ही सिप का ही इंटेंशन था कि इसी सिप में जाना है, सेम सेंस था, लेकिन मटेरियल फैक्ट को लेकर के कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक, जो कि बात करता है सेक्शन 22, जहां पे किसी एक पार्टी के द्वारा कोई मिस्टेक किया जा रहा है। द यूनिलेटरल मिस्टेक डजंट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता है। अभी तक हम लोगों ने देख के आया बाइलेटरल मिस्टेक में उससे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जा रहा था, लेकिन यूनिलेटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, कांट बी द ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। केवल यूनिलेटर किसी एक व्यक्ति को कोई मिस्टेक हो गया इस बेसिस पर कोई कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ को, कॉन्ट्रैक्ट को, इससे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड नहीं करेगी अगर किसी एक व्यक्ति को कोई मिस्टेक हो गया। जैसा कि इस केस में हुआ था टैप लाइन वर्सेस जैनी के केस में, द बायर एट एन ऑक्शन bought a property described with a reference to a plan. The buyer was under the assumption that he was well versed with the property and therefore didn't refer to the plan. Later, he discovered that the garden plot, which he thought was a part of the property, was not in fact included in the plan. It was held that buyer can't revoke the contract on the ground of unilateral mistake made by him was bound by the contract. अब इस केस में क्या हुआ, जैसे कि ये कोई प्रॉपर्टी थी, ये कोई बहुत अच्छा घर था, बड़ा बंगलो था, इसको बायर परचेज करना चाहता था और बायर ने ये सोच के रखा था कि इस घर के बाहर बहुत बड़ा एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लॉट है, गार्डन है, ये बायर ने सोच के रखा था। ऐसा उसको लगा था, ऐसे कंफ्यूजन हुआ था, उससे मिस्टेक हुआ था कि इसको ये लगता था इस प्लॉट के बाहर बहुत बड़ा गार्डन है। बाद में इस प्लॉट को वो परचेज कर लेता है, इस प्लॉट को वो परचेज कर लेता है। जब परचेज करने के बाद उसे ये पता चलता है इस घर के बाहर, इस प्लॉट के बाहर कोई भी गार्डन नहीं था, इस घर के बाहर कोई भी गार्डन नहीं था, तो वो जाता है कोर्ट में और ये कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया जाए क्योंकि मुझे लगा था, उसे क्या लगा था, यहाँ गार्डन है। किसी एक व्यक्ति को क्या लग रहा है इतना बड़ा मिस्टेक करना कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके प्रॉपर्टी के बाहर कोई गार्डन है या नहीं है, इस बात का एजम्पशन, इतना बड़ा मिस्टेक अगर आप कर ले रहे हैं तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता इस बेसिस पर कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराएंगे। अब वो प्लॉट जो है ये आप ही का रहेगा, वैलिडिटी को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, सेट असाइड नहीं करा सकते कॉन्ट्रैक्ट की।
तो इस केस में जो भी यूनिलेटरल मिस्टेक अगर हो रहा है तो इस केस में इसे ये माना गया कि इसे सेट असाइड नहीं किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा, क्योंकि ये यूनिलेटरल मिस्टेक किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा। व्हेन पार्टीज आर इंटर एब्सेंटिस, अब हम लोग को देखना है जब पार्टीज जो है वो इंटर एब्सेंटिस है। इंटर एब्सेंटिस मीन्स दूर है, एट डिस्टेंस। इंटर एब्सेंटिस मीन्स एट डिस्टेंस। अगर पार्टी डिस्टेंस पर है तो क्या होगा, और उसके बाद कोई यूनिलेटरल मिस्टेक होता है, ये बायलेटरल में नहीं है, ये सब यूनिलेटरल में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंडी वर्सेस लिंडसे का केस था 1878 का। This case discusses the issue of whether a contract was formed between Lindsay and Company and Blinken due to mistake in Blinken's identity. Lindsay and Company sent handkerchiefs to Blinken after he placed an order resembling another company, Blenkiron and Company. Blinken then sold the good to Kandy. The House of Lords ultimately ruled that no contract was formed due to the unilateral mistake by Lindsay and Company, and that the goods and their title belonged to Lindsay and Company rather than Kandy, who had no valid claim to them. अब इस केस में क्या हुआ, हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एट डिस्टेंस से होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज अगर दूर होती हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराया जा सकता है, उस मिस्टेक का फायदा उठाया जा सकता है और उसे वॉइड कराया जा सकता है। इस केस में बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है कि एक जो फ्रॉड व्यक्ति होता है, ए फ्रॉड व्यक्ति ने क्या किया, अपनी जो कंपनी थी वो एक बहुत फेमस कंपनी के बगल में खोला। ये ए फ्रॉड है, ये बहुत फेमस कंपनी है एफ से, ये फेमस कंपनी के बगल में ही अपना अपना कंपनी खोला उसी नाम से, उसी नाम से, या थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंस किया होगा उसने। उसी नाम से कंपनी खोलता है, उसी जगह पे खोलता है, उसके बगल में ही, ताकि जो एड्रेस हो वो सेम हो। ठीक है, एड्रेस सेम आए। ठीक है, अब एड्रेस सेम हो इसलिए इसने उसी जगह पे एक प्रॉपर्टी खोला, अपना कंपनी खोला। अब ये रिलेटेड था किससे, रुमाल से, हैंडकरशिप से। अब इसका हैंडकरचीफ ये सेल करने के लिए ऑफर देता है किसी बी को, और ये बी सोचता है कि ये यही रेप्यूटेड फेमस कंपनी है, जिससे जो कि जगह भी सेम था, ये सिग्नेचर भी फॉर्ज करता है। ये जो ए रहता है, जो फ्रॉड रहता है, ये गलत सिग्नेचर भी करता है, और बी यही सोचता है कि ये जो फेमस कंपनी है इसी से हम सेल कर रहे हैं हैंडकरचीफ का, या परचेस कर रहे हैं हैंडकरचीफ को। जब बी खरीद लेता है उस हैंडकरचीफ को, बाद में पता चलता है, और बी सेल भी कर देता है, या ये हैंडकरचीफ परचेस कर लेता है ए और सेल भी कर देता है, बाद में इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसे वॉइड माना जाता है, बिकॉज कि ये डिस्टेंस था। यहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बहुत डिस्टेंस था, भले ही ये यूनिलेटरल मिस्टेक है। मिस्टेक किसके द्वारा किया जा रहा है, बी के द्वारा किया जा रहा है, एक तरफा मिस्टेक हो रहा है। बी को ऐसा लग रहा है कि ये यही कंपनी है, पर ये कंपनी नहीं थी, दूसरी कंपनी थी, फ्रॉड कंपनी थी, लेकिन उसी जगह पे थी और सिग्नेचर गलत था। तो बी को ऐसा लगा कि उसके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है, उसके साथ सही हो रहा है, वो कंपनी को, अच्छी फेमस कंपनी को सेल कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो गलत कंपनी को सेल कर दिया या परचेस कर लिया हैंडकरचीफ। तो इस तरह से अगर यूनिलेटरल मिस्टेक किया जा रहा है लेकिन एट डिस्टेंस, इस तरह से है कि वो व्यक्ति पता नहीं कर सकता, इतना दूर है कि वो पता नहीं कर सकता, तो ऐसा मिस्टेक को वॉइड किया जा सकता है व्हेन पार्टीज आर इंटर एब्सेंटिस। काफी दूर था बी को पता नहीं चल पाया, बी को पता नहीं चल पाया कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है और वो मिस्टेक कर रहा है, रिलेटेड टू एड्रेस, रिलेटेड टू सिग्नेचर, वो मिस्टेक कर रहा है। तो इसलिए अगर इंटर एब्सेंटिस का केस है तो उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे वॉइड किया जा सकता है। ऐसे केस लॉज आते रहते हैं, तो प्लीज ये केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क केस है इसका मिस्टेक का, तो इसे याद रखिएगा, कंडी वर्सेस लिंडसे का केस। वेन पार्टीज आर इंटरप्रेजेंटिस, अगर पार्टीज जो है वो बिल्कुल सामने आमने हैं और फिर कोई मिस्टेक होता है तो क्या हुआ, क्या उसे वॉइड किया जा सकता है। अगर पार्टीज सामने आमने हैं और कोई मिस्टेक करती है तो क्या उसे वॉइड किया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने इंटर एब्सेंटिस के केस में किया। अगर पार्टीज दूर है तो केस को हम लोगों ने वॉइड कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने वॉइड कर दिया। लेकिन अगर पार्टी आमने सामने है, प्रेजेंट है एक दूसरे के सामने, तो क्या होगा।
इन फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स केस 1990, इसमें कुछ ऐसा ही होता है कि जो पार्टीज रहती हैं वो बिल्कुल सामने से प्रेजेंट रहती हैं, एक दूसरे के सामने ही रहती हैं, और उन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के इशू होता है रिलेटेड टू अ रिंग। इस केस में एक जो फिलिप रहता है वो ज्वेलर रहता है, और उसके पास एक फ्रॉड व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि हम आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीदेंगे, और वो ज्वेलरी परचेज भी करता है और उसका पैसा भी देता है, ज्वेलरी का वो प्रॉपर पैसा भी देता है उसको। बाद में वो कहता है कि हमें एक रिंग और चाहिए, इस रिंग भी दे दीजिए, और इस रिंग का पैसा आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, मैं घर पे आकर के लेके जाइएगा। और वो बहुत अपने आप को बहुत फेमस व्यक्ति बताता है, उसका नाम रखता है सर जॉर्ज बुलॉक, जो कि बहुत फेमस व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने से सामने फ्रॉड हो रहा है, फेस टू फेस फ्रॉड हो रहा है। ये कौन सा फ्रॉड है, ये फ्रॉड है फेस टू फेस। और ये फ्रॉड किसके द्वारा किया जा रहा है, एक जो व्यक्ति है वो अपने आप को सर जॉर्ज बुलॉक बताता है, जो कि बहुत अमीर आदमी है, बहुत फेमस आदमी है उस गांव, उस शहर के, और वो ज्वेलर उनको यही समझता है, और एक रिंग जो है वो दे देता है और सोचता है इनके घर पे जा करके मैं बाद में पैसे ले लूंगा। अब जब बाद में उसके घर जाता है पैसे लेने के लिए, तो भाई वो तो फ्रॉड, वो तो ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, जॉर्ज बुलक का, वो सर जॉर्ज बुलक उनके दुकान पे आए ही नहीं थे। बाद में इस केस में क्या होता है, इट वाज फाउंड दैट whilst the fraudster and indeed fraudulent purchased the ring, there was no mistake as the identity due to the fact this contract was made face to face। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे किया गया था, फेस टू फेस डील किया गया था, उसके सामने फ्रॉड हुआ था। और अगर वो जाता है कोर्ट में और ये कहता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे से ये मिस्टेक हुआ है, वो व्यक्ति ये कहता है, जो ज्वेलर था फिलिप था, वो ये कहता है कि मेरे साथ मिस्टेक हुआ है, मैंने मिस्टेक कर दिया सर जॉर्ज बुलॉक को पहचाने में। तो जो फेस टू फेस अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो उसे वॉइड नहीं किया जाएगा, नॉट वॉइड, इसे वॉइड नहीं किया जाएगा। अगर डिस्टेंस से मिस्टेक हो जाता है तो ये वॉइड हो सकता है, फेस टू फेस मिस्टेक हो रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा। ये जो व्यक्ति है सर जॉर्ज बुलक बन के आया, अमीर आदमी बन के आया, और ज्वेलरी खरीदा, कुछ ज्वेलरी का पैसा दिया और कुछ ज्वेलरी का पैसा नहीं दिया, और बोलता है कि आप आइएगा मेरे घर से लेके चला जाइएगा। तो जो फ्रॉड था, पैसा कभी मिलता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये वॉइड नहीं होता है, वॉइडेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये सामने फेस टू फेस फ्रॉड था। जब फेस टू फेस फ्रॉड होता है तो उसको वॉइडेबल नहीं कर सकते, वॉइड नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक क्या है कि एग्रीमेंट है वो उसको वॉइड कर सकते हैं। अगर मिस्टेक होता है बाइलेटरल और यूनिलेटरल के केस में कहीं कहीं उसे वॉइड कर सकते हैं। पर्सन whom money has been paid or anything delivered under mistake must repay or return it। अगर मिस्टेकली कोई भी मनी पे किया जाता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनमें इंटर किया जाता है तो उसे रीपे कर सकता है या रिटर्न भी किया जा सकता है। तो ये इफेक्ट था मिस्टेक का। अब दोस्तों, आपने इतना सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, आपको ये तो समझ में आ गया होगा किन किन केसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो रहा है, और किस केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, या फिर फ्रॉड, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे वॉइडेबल किया जाएगा। वॉइडेबल मीन्स वॉइड किया जा सकता है बाद में, और पार्टी अगर चाहे तो उसे वॉइड करा सकती है बाद में, इसी का मतलब होता है वॉइडेबल। लेकिन मिस्टेक के केसेस में हम लोगों ने ये जाना कि सेक्शन 20, 21 और 22 मिस्टेक के केसेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वो वॉइड होगा। मीन्स ऐसा कोर्ट मान के चलेगी कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जैसे कि हम लोगों ने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। अगर कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने यही देखा था ना कि जो व्यक्ति था वो अगर माइनर है, अनसाउंड माइंड है, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, माइनर, अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालिफाइड पर्सन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे भी क्या माना गया था, उसे भी वॉइड माना गया था। हम लोगों ने ये जाना था। उसी तरह मिस्टेक के केस में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे भी वॉइड ही माना जाएगा। आई होप हम जो भी टॉपिक पढ़ाते हुए चल रहे हैं वो आप सामने बेयर एक्ट को खोल के पढ़ रहे हैं,
प्लस उन सारे टॉपिक्स का आप रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज जितने भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी लैटिन मैगजीम्स हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं, वो भूलते बहुत जल्दी है, तो रिवीजन इसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो कि केवल 21 रुपीज का है। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।